नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की, नोटबंदी पर विपक्ष के सवालों की, जानेंगे राफेल मामले में अब क्या हुआ है खुलासा, यूएस में मोदी के नाम पर क्यों शुरू हुआ हंगामा, बात करेंगे गैस सिलेंडर को महंगा करने की तैयारी की, महंगाई के सवाल पर अखिलेश यादव की जनता से बड़ी मांग की, और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के शीतकालीन सत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव डी की कीमत तय, एक डोज के देने होंगे 265 रुपए। 12 से 18 साल की उम्र वालों को लगेगी वैक्सीन। सरकार ने 1 करोड़ डोज का दिया ऑर्डर। बीजेपी की लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गया अगस्ता। इटली की कंपनी से बैन हटने पर राहुल गांधी का तंज, पूछा मोदी सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच क्या है सीक्रेट डील। मानहानि केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के नवाब मलिक को फटकार, कहा आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो यहां क्यों नहीं, मंगलवार तक मांगा जवाब। शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 478 अंकों की बढ़त के साथ 60,546 पर बंद हुआ। निफ्टी 152 अंकों की तेजी के साथ 18,069 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामले में मृतकों को न्याय दिलाने के लिए यूपी की योगी सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार उसकी जांच पर सवाल उठाता रहा है और आज एक बार फिर से यूपी सरकार लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई। कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जांच से साफ दिख रहा है कि एक आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी मामले पर दायर एक स्टेटस रिपोर्ट पर निराशा और नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जांच हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में ये कहने के अलावा कुछ भी नहीं है कि और गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में करवाने का सुझाव दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यूपी सरकार से पूछा कि सिर्फ आशीष मिश्रा का फोन ही क्यों जब्त किया गया और दूसरों का क्यों नहीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि केस में सबूतों का कोई घालमेल ना हो, हम मामले की जांच निगरानी के लिए एक अलग न्यायालय के रिटायर्ड जज को नियुक्त करने के इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन या न्यायमूर्ति रंजीत सिंह लखीमपुर खीरी जांच की देखरेख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अलग अलग एफआईआर में गवाहों की मिली भगत पर असंतोष जताते हुए चल रही जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। इससे पहले 26 अक्टूबर को न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी मामले में गवाहों को संरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया था। पुलिस की इस लापरवाह पूर्ण जांच से साफ है कि वो जांच के नाम पर सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो लखीमपुर खीरी मामले में कोर्ट के सवालों का जवाब फिलहाल योगी सरकार के पास नहीं दिख रहा। आरोपों के घेरे में मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। सवालों में तो मोदी सरकार भी घिरी हुई है अपने उस फैसले को लेकर जो आज से ठीक 5 साल पहले पूरे देश पर अचानक लागू कर दिया गया था। फैसला था नोटबंदी का। पीएम ने 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी का ऐलान किया तो बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब बीजेपी नोटबंदी की बात भी नहीं करती। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सवाल पूछ रहा है कि इस फैसले से आखिर हासिल क्या हुआ। 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं ने नोटबंदी की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं। उसी कड़ी में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वही बता दें कि हमें किस चौराहे पर आना है। आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हो गए, न काला धन वापस आया, न भ्रष्टाचार कम हुआ और न आतंकवाद बंद हुआ।
मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब वे ही बता दें कि हमें किस चौराहे पर आना है। दरअसल नोटबंदी लागू करने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को हो रही असुविधा को देखते हुए कहा था कि 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए। अगर उसके बाद भी कोई कमी रही या मेरा कोई गलत इरादा निकले तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा उसे भुगतने को तैयार हूँ। वहीं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नोटबंदी मतलब आर्थिक मंदी की 6वीं सालगिरह पर सभी देशवासियों को खेद भरी संवेदनाएं। भाजपा सरकार को जश्न बहारा दिवस की बधाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भी नोटबंदी को जुमला बताते हुए लिखा कि इसके जरिए गरीबों की कमाई लूट ली गई। दरअसल नोटबंदी को लेकर एक दावा ये भी किया गया था कि इससे बाजार में कैशलेस व्यवस्था का विस्तार होगा, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का बोलबाला है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी 2 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन न काला धन वापस आया और न ही अच्छे दिन। 5 साल से भारतीय राजनीति में नोटबंदी के अलावा जिस मुद्दे की चर्चा सबसे ज्यादा हुई वो थी रफाल डील। 2016 में ही भारत ने फ्रांस के साथ 36 रफाल विमान खरीदने की एक डील की थी। इस डील पर शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे थे। ये सवाल विमान की कीमत को लेकर थे और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे मोदी सरकार मुश्किल में पड़ती दिख रही है। रफाल सौदे को लेकर फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका मीडिया मार्ट ने नया दावा किया है। पत्रिका ने फेक इनवॉइस पब्लिश कर दावा किया है कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन ने डील कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और इसकी जानकारी सीबीआई और ईडीआई को भी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 रफाल विमान खरीदने का सौदा किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें ऑफशोर कंपनी, संदिग्ध अनुबंध और फेक चालान शामिल हैं। मीडिया पार्ट ये खुलासा कर सकता है कि सीबीआई और ईडी के सहयोगियों के पास अक्टूबर 2018 से सबूत है कि दसॉ ने बिचौलिए सुषेण गुप्ता को कम से कम 65 करोड़ का सीक्रेट कमीशन भुगतान किया है। मीडिया पोर्ट के मुताबिक कथित फेक चालानों ने फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉ एविएशन को भारत के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा सिक्योर करने में मदद करने के लिए गुप्ता को सीक्रेट कमीशन कम से कम 7.5 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 65 करोड़ रुपए का भुगतान करने में सक्षम बनाया। हालांकि इन दस्तावेजों में मौजूद होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई और जांच शुरू नहीं की। 5 महीने पहले मीडिया पार्ट ने बताया था कि रफाल सौदे में संदिग्ध भ्रष्टाचार और पक्षपात की जांच के लिए एक फ्रांसीसी न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट में ऑनलाइन पत्रिका ने दावा किया कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि दसॉल्ट और उसके औद्योगिक साझेदार थेल्स ने बिचौलिए गुप्ता को रफाल डील के संबंध में सीक्रेट कमीशन में कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। अब देखना होगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को आगामी चुनावों में भुनाते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार इस मसले पर हमलावर रहे राहुल गांधी इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाते रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर जनता पर नहीं पड़ा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबसे पहले रफाल मामले में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती रहीं। वैसे पीएम मोदी की मुश्किलें सिर्फ भारत में ही बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में भी भारत के पीएम का विरोध हो रहा है। तो आखिर क्यों अमेरिका में हो रहा है मोदी का विरोध, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में समिट फॉर डेमोक्रेसी की तैयारियां चल रही हैं। 1 महीने बाद 9 और 10 दिसंबर को इस समिट का आयोजन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सम्मेलन में भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोकतांत्रिक देशों का यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। मेहमानों की सूची तैयार हो चुकी है। न्योते या तो भेज दिए गए हैं या कुछ ही दिन में भेज दिए जाएंगे। इस समिट में दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के हनन पर बात होनी है, लेकिन बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहमानों की सूची देखकर सम्मेलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें बुलाया गया है उनमें से कुछ लोगों का रिकॉर्ड संदिग्ध है। वैसे न्योता उन्हीं राष्ट्राध्यक्षों को दिए जाने का दावा किया गया है जहां लोकतंत्र है। जनता ही अपना शासक चुनती है और इसके लिए उसे पूरी आजादी मिली है। मेहमानों की सूची में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी है।
अमेरिकी पत्रिका पॉलिटिको ने सम्मेलन में आने वाले संभावित मेहमानों की एक सूची छापी है। इसमें फ्रांस, स्वीडन, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ फिलीपींस, पोलैंड, इजराइल और इराक शामिल हैं। तुर्की जैसे नाटो सदस्य देश को न्योता नहीं दिया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इसमें से भारत और फिलीपींस सहित कुछ देशों पर आपत्ति है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे कह चुके हैं कि वह मानवाधिकारियों की परवाह नहीं करते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मानवाधिकार संगठन फ्रीडम हाउस का कहना है कि वो भारत को निरंकुशता की ओर ले जा रहे हैं। दोनों नेताओं को सम्मेलन में बुलाया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर संदेह है कि खराब रिकॉर्ड वाले नेताओं को बुलाए जाने से इस सम्मेलन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। पीएम मोदी लोकतंत्र की हिफाजत का दावा करते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में उनकी छवि कुछ और ही है। उनकी नीतियों पर सवाल किए जाते हैं। मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल सिर्फ विदेश में ही नहीं हो रहे, भारत में भी उनकी नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों से देश में महंगाई बढ़ रही है और इस महंगाई के बीच एक और खबर आ रही है जो लोगों को परेशान कर सकती है। उज्ज्वला योजना 2016 में मोदी सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी। भारत में लगभग 29 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत ही करीब 8.8 करोड़ हैं। अब केंद्र सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन से पता चला है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। हालांकि इस पर अब तक सरकार की ओर से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के मुद्दे को लेकर कई बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बन पाई। माना जा रहा है कि सरकार के पास दो विकल्प हैं। पहला, बिना सब्सिडी के सिलेंडर की आपूर्ति करें और दूसरा, कुछ ग्राहकों को कीमतों में छूट का फायदा जारी रखा जाए। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी 10 लाख रुपए सालाना आय के नियम को लागू रखा जाएगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा। वहीं बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते 2020 में दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया था। उस समय कच्चे तेल की कीमतें गिरने से भारत सरकार को एलपीजी सब्सिडी के मोर्चे पर मदद मिली थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, जिस वजह से सरकार दामों में बदलाव कर सकती है। अब देखना होगा ये फैसला किस तरह से और कब तक लागू होता है। घरेलू गैस सिलेंडर को 1000 रुपए का करने की तैयारी है, यानी महंगाई का एक और डोज देने की तैयारी शुरू हो गई है। खाने पीने की चीजें तो पहले से ही महंगी हैं। इस महंगाई को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए जनता से सहयोग मांगा है। तो आखिर जनता से क्या चाहते हैं सपा अध्यक्ष, इस रिपोर्ट से जानिए। अंबेडकर नगर में एक रैली के भाषण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईंधन की बढ़ती कीमतों, कोरोना के घोर कुप्रबंधन और किसानों की उपेक्षा के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल के उपचुनावों में भाजपा की हार की वजह से ईंधन की कीमतों में गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी हार से बाकी वस्तुओं की कीमतों में और गिरावट आएगी। जनता ने अगर बीजेपी को हराया तो देश से महंगाई गायब हो जाएगी। अखिलेश ने जनता से अपील की कि अगर महंगाई से मुक्ति चाहिए तो बीजेपी से भी मुक्त होना पड़ेगा। 2022 के चुनावों में बीजेपी का हारना जरूरी है। अखिलेश ने बीजेपी के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज से यात्रा कर सकेंगे, लेकिन ईंधन की कीमतों ने लोगों के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल बना दिया है। हवाई यात्रा की तो बात ही क्या करें, लोगों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर का नाम या रंग बदल सकते हैं, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। महंगाई जैसे मुद्दे ही जनता के मुद्दे हैं। पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव असल मुद्दों पर लड़ा जाए, जिससे सही मायने में लोकतंत्र कायम रह सके और जनता भी कोशिश करे कि उसके सरोकार से संबंधित मुद्दों पर ही वोट करे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आज आदित्यनाथ की भी कैराना में रैली थी, लेकिन उन्होंने महंगाई की बात नहीं की। और बुलेटिन की आखिर में बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस का मुद्दा सामने आया था, जिसके चलते मॉनसून सत्र में संसद में किसी भी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में सरकार विपक्ष की आवाज को सुनेगी। तो कब से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, इस रिपोर्ट में देखिए।
19 जुलाई 2021 से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। हालांकि इसमें उस गति के साथ काम नहीं हुआ, क्योंकि पेगासस जासूसी मुद्दे को लेकर संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा मचा था। मानसून सत्र में विपक्ष पेगासस मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने को राजी नहीं थी, जिसके कारण विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। नतीजतन मानसून सत्र को समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने सोमवार को संसद के शीत सत्र को लेकर तारीखों की सिफारिश कर दी है। समिति ने 29 नवंबर से सत्र बुलाने और 23 दिसंबर तक चलाने की अनुशंसा की है। दावा किया जा रहा है कि सत्र में लगभग 20 बैठकें होने की संभावना है और ये क्रिसमस से पहले समाप्त हो जाएगा। महामारी के मद्देनजर संसद का शीतकालीन सत्र पिछले साल आयोजित नहीं किया गया था और बाद में बजट सत्र और मानसून सत्र में कटौती कर दी गई थी। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ चलेंगे और सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालन करेंगे। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होगा, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष इस बार किस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी, ये तो सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार विपक्ष की आवाज सुनेगी, क्या उसके जवाब देगी, या इस बार भी विपक्ष को मानसून सत्र की तरह हंगामा करना पड़ेगा। क्या शीत सत्र में काम हो पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।